नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया। पठान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी। वेल, अचानक ही सीज फायर वायलेशन बढ़ गया है, ये चिंता का विषय माना जा रहा है। और समय आप देखिए, काफ़ी लंबे समय से सरहदें शांत थी और वहाँ पर कामकाज भी हो रहा था, हमारे किसान फंसी के उस पार भी जा रहे थे, लेकिन अचानक ही सीज फायर वायलेशन, क्या लगता है आपको? देखिए विनोद जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जिनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिनकी कैजुअलिटी होती है, माल मवेशी जो हैं। और ये बहुत ही एक चिंताजनक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों हो रही है। कुछ देर तक हमने देखा कि सीज फायर जो था उसकी सेंटिटी बनी रही, और अचानक पिछले कुछ दिनों से ये लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की आजकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं जी। महंगाई देखिए, अब बहुत बड़ी मार पड़ रही है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी, अगर हम देखें, पावर इस समय केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है ना, पहले जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो नहीं थी। सारी जो ताकत है वो इस समय आर्मी के पास है। वही जो शूटिंग, जो कॉल ले रहे हैं वही ले रहे हैं। अभी आर्मी ये कॉल क्यों ले रही है, क्या बदला है? सबसे पहले तो ये है कि आर्मी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को और अपने इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं वो वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें एक तो मिलिटेंसी है उनके पास, दूसरा नार्को टेररिज्म है, और तीसरा है सीज फायर वायलेशन। अभी अब देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जो मिलिटेंसी थी, जो हाइब्रिड टेररिज्म शुरू हुआ था, जो सिलेक्टिव किलिंग चल रही है अभी भी, लेकिन कम हुई है जी। तो अभी उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि एक तीसरा जो डायमेंशन है उसको खोला जाए, सीज फायर की वायलेशन की जाए, ताकि ये हेडलाइन बनी रहे। और पाकिस्तान के लोग इस समय क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी जो इतनी खराब हालत है, उनको खुशी के मूवमेंट मिलते थे या तो क्रिकेट से जी। और क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान की टीम आपने देखा कोई जबरदस्त प्रदर्शन नहीं कर रही है जी। और दूसरा उनको मिलता है कि कश्मीर काज के लिए उनकी गवर्नमेंट और आर्मी जो है पूरी तरह से कमिटेड है। तो ये वजह है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सीज फायर वायलेशन जो है वो भी होना शुरू हो गई है। अभी सवाल ये कि इसको रोका कैसे जाए। देखिए, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है, और हम क्या करते हैं कि वो हम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है हमारी जी, कि वो फायर करते हैं, हम भी फायर करते हैं। सो वी हैव टू हैव ए शिफ्ट इन आवर स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे, अगर हम मिलिट्रीली बात करें, मिलिट्री पावर की, तो वो बहुत कहीं नहीं टिकता है। उसके बावजूद भी वो हमारे से पंगे लेता है। उसको क्या एश्योरेंस है कि इनकी तरफ से कड़ा जवाब नहीं आएगा? 2 स्ट्राइक के बाद उड़ी जो हुआ था, और उसके बाद बालाकोट के अंदर, उसके बाद भी उसको अकल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, अगर वो हमारे ऊपर 100 बम फेंकता है तो हम उसके ऊपर 1000 बम फेंकने की कैपेसिटी रखते हैं, अलग अलग टारगेट के ऊपर। जिस दिन ये सिचुएशन आएगी तो ये मान के चलिए कि उनके जो, देखिए इससे क्या होगा, आर्मी की जो है मिट्टी पलीद शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर वो हमारा एक गांव एंगेज करते हैं, हम उनके 10 गांव एंगेज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आर्मी की जो मॉरल असेंडेंसी और जो प्रोजेक्शन है वो आस्ते आस्ते घटती जाएगी। बिल्कुल। और उसका हमें फायदा मिलेगा, फिर वो लोग ये जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन मैंने भी ये देखा है कि अरनिया में हो, रामगढ़ में हो, फायरिंग होती है, हमारे बीएसएफ वाले फायर करते हैं, बट इनिशिएटिव किसके पास है? उसके पास। तो इनिशिएटिव उनसे लेके अगर हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो इसके जो है अच्छे परिणाम निकलने चाहिए जी। कल पठानिया, क्या जब डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई थी तो क्या तय किया गया था कि सीज फायर वायलेशन नहीं किया जाएगा? देखिए, और अब क्या वजह होगी? उस समय की जो गवर्नमेंट थी, देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो पाकिस्तान में, वो आर्मी का अप्रूवल लेते हैं। उस समय जो आर्मी के अंदर इनके जो चीफ होंगे या आईएससी के चीफ होंगे, उन्होंने, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने रिकमेंडेशन किया होगा। और दूसरी बात यह है कि ये फायरिंग जो है किसी के भी हक में नहीं है। एक तो आपके लोगों की जान माल की नुकसान होता है, दूसरा आपका एम्यूनिशन के अंदर जो खर्चा है जी, वो जबरदस्ती का खर्चा है। और दोनों कंट्री, हम तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट पाकिस्तान किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता है।
तो उस समय जो कमिटमेंट हुई थी वो ये था कि सीज फायर जो है इसको मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ये बीच बीच में वायलेशन करते हैं। और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय इनकी जो वायलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, और आने वाले समय में मैं ये सोचता हूँ कि ये और बढ़ेगी, अनलेस हम उनको कहीं ना कहीं ऐसा करारा जवाब दें जिससे उनको कोई लेसन मिले। क्या पठानी साहब इसको उसके साथ जोड़ा जा सकता है कि नवाज शरीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान में, उसके बाद से ये गतिविधियां बढ़ी हैं? देखिए, नवाज शरीफ का भी जो वहां पहुंचने से मैं नहीं सोचता कि इसके अंदर कोई, अभी वो पावर में नहीं है जी। अभी इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं, लेकिन अगर वो पावर में आ जाते हैं फिर हम एक शिफ्ट की बात कर सकते हैं कि वो आर्मी को या उनको डायरेक्शन देंगे, लेकिन आर्मी और आईएसए नहीं सुनती है, और उनकी तो अपनी जुडिशियल प्रॉब्लम चल रही है। वो दूसरा बात यह है कि इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री होते हैं तो उसके अंदर 100% जो है इमरान खान की पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर वो उसमें धांधली हो जाती है, उनको किसी तरीके से माइनस, जैसे वो वर्ड यूज़ करते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पार्टी को माइनस कर देंगे, तो उस समय ये सिचुएशन बन सकती है कि नवाज शरीफ फिर से पावर में आए जी। और जब वो पावर में आएंगे फिर उनकी इक्वेशन कैसी रहेगी। देखिए, जब जनरल बाजवा थे उस समय इनको निकाला गया था, तो ये भी जनरल बाजवा को गालियां देते हैं जी। अभी इस समय जो प्रेजेंट मुनीर हैं, जो उनके चीफ हैं, उनके साथ इनकी इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन जब पावर में बंदा हो और पावर के बाहर हो तो उस समय इक्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जी जी जी, बदलती रहती है जी। लेकिन ये इक्वेशन इंडिया के साथ कैसी है ये भी बड़ा मैटर करता है, वहाँ के प्रधानमंत्री की, यहाँ की। देखिए, नवाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं, वो सेंसिबल बंदा है। इन द सेंस आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे वो उनकी सेरेमनी में आए थे, हाँ, उसके बाद मोदी साहब भी उनकी शादी में गए थे जी। तो ही इज अ पर्सन हु इज बैलेंस पर्सन एंड ही नोज व्हाट इज गुड और बैड फॉर इंडिया। लेकिन वहाँ की जो जिहादी एलिमेंट हैं, रेडिकलाइज लोग हैं, जैसे ये फजलुर रहमान एंड पार्टी है, और ये भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं अभी, तो इनका जो दबाव जब पड़ता है तो, और उसके बाद आपने देखा कि उनकी तो 4 साल की उनको जेल हो गई थी, 4 साल वो लंदन में रह के आए हैं, 10 दिन के लिए गए थे, तो वहाँ जो सिचुएशन है वो रैपिडली बदलती रहती है, और इनका अपना कोई करेक्टर बचा नहीं है, इनके ना इनके पॉलिटिशियन का। और जहाँ तक आर्मी का सवाल है, उनको अपने एग्जिस्टेंस और इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए या तो कश्मीर में कोई ना कोई वो कांड करेंगे, अगर वो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है फिर ये सीज फायर वायलेशन करेंगे जी। ये उनकी स्ट्रेटजी है, इसका हमें काउंटर करना बहुत जरूरी है। कल साहब आपने कहा कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव से मतलब एक आध और स्ट्राइक की जानी चाहिए? नहीं, देखिए, स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि हर बार जो है उनकी तरफ से फायरिंग शुरू होती है। प्रोएक्टिव का मतलब है व्हाई कांट वी स्टार्ट शेलिंग देयर विलेजेस एंड इन बिग नंबर। एक विलेज नहीं, 10 विलेज के ऊपर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वेयरविदॉल है, और अगर एक छोटा सा नेशन जो मिलिट्रीली पावर के हिसाब से कहीं नहीं टिकता है, वो हमें इस हद तक मजबूर कर सकते हैं, हमारे लोगों को परेशान कर सकते हैं, जिसमें उनकी जान भी जा रही है, बीएसएफ के लोग घायल हो रहे हैं, तो वी एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट इट। आपने देखा है अभी इजराइल जी, जिस तरीके से इजराइल अपना करेक्टर दिखा रहा है, उसकी जो इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन की है, स्ट्रॉन्ग नेशन विद द रिजॉल्व। हमारी जो इमेज है अनफॉर्चुनेटली वो एक सॉफ्ट नेशन की है। वी हैव टू शेड दिस इमेज, और अपने आप को बनाने के लिए अगर कोई हमसे, देखिए हम किसी से ऊपर करते हैं एट्रोसिटीज, वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है और ये सोचता है कि ही विल गेट अवे विद इट, दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट मस्ट बी चेंज्ड। कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रोएक्टिव इज द ओनली वे जी, कि आप जो हैं वेट मत कीजिए कि अरनिया में फायर होता है, रामगढ़ में फायर होता है, हम उसको फिर उसके बाद रिएक्ट करें। रिटेलिएटरी फायर नहीं, जी। वी चूज अवर ओन टारगेट्स। जी, वी चूज कि भाई इस फ्रंट के अंदर मान लीजिए इनके जो गांव पड़ते हैं जो हमारी फायरिंग रेंज के अंदर है, 12 गांव हैं, हम इकट्ठे उनको एक साथ एंगेज करें। उससे जो एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आएगा एक स्ट्रॉन्ग नेशन का कि दे मीन बिजनेस। अदरवाइज अगर हम ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं कि उन्होंने अरनिया में खोला, रामगढ़ में खोला, आरएसपुरा में फायर खोला, हमारे वीर जवानों ने भी बहुत बड़ा अच्छी तरह से रिटेलिएट किया, तो कुछ नहीं बदलेगा।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान कमज़ोर नेशन होने के साथ आर्थिक तौर पर बड़ा कमज़ोर है और मिलिटरीली भी बड़ा कमज़ोर है, उनके पास मुझे लगता है कि फ्यूल के लिए 10 दिन के लिए पैसे नहीं होंगे। नहीं लड़ाई हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद भी वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है, किसकी शेयर कर रहा है? आर्मी इट्स ऑल आर्मी डूइंग। ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ बेहतर संबंध है? देखिए, चाइना के साथ उनके संबंध जो हैं वो आस्ते आस्ते बिगड़ रहे हैं। ये जो सी पैक शुरू हुआ था, सी पैक के अंदर चाइना ने कोई $60 बिलियन इन्वेस्ट करना था, उन्होंने $20 बिलियन करके ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो सी पैक इज इन डॉल्ड्रम। चाइना के साथ इनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि ये कहीं भी हाथ फैला सकते हैं। इनको कोई कंट्री चाहिए, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चाइना हो, जहां से भी इनको थोड़ा बहुत या यूएई हो, जहां से इनको पैसे मिल जाते हैं, ये इमेज उनकी बन गई है। और चाइना इस समय उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसकी वजह है कि चाइना के जो इस समय जो इनकी क्योस चल रहा है, अगर आप देखिए बलूचिस्तान में क्योस है, पीओके के अंदर क्योस है, लोग वहां से कहते हैं कि हम कारगिल जाएंगे। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां भी क्योस चल रहा है। अच्छा, तीसरा इन्होंने जो टीटीपी इनके पीछे पड़ गई है जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इनके रिलेशन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। वो कहते, उनको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डुरल लैंड को मानिए, अफगानिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये चारों तरह से इस समय घिर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो तकरीबन $3 बिलियन है, जबकि हमारी जो फीफा है वर्ल्ड कप वाली, उनके पास जो पैसा है दैट इज $6 बिलियन। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बुरी हालत इनकी है। अच्छा, उसके बाद IMF का डर इनको है, कभी भी ये ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। पिछली बार अमेरिका ने इनको बेल आउट कर दिया था, लेकिन कभी भी ये जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी बुरी हालत के बावजूद भी वो सीज़फायर वायलेशन कर रहे हैं जी। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये यकीन है कि इसका हमें, सॉफ्ट नेशन है इंडिया, ये हमें उस तरीके से नहीं लताड़ेगा या प्रताड़ित करेगा या उस तरीके से जवाब देगा। ये एश्योरेंस उनके दिमाग में क्यों आई है? बिकॉज हमारी स्ट्रेटजी देखिए, 4-5 साल में आप 2 स्ट्राइक कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा ना। बिकॉज उड़ी स्ट्राइक के बाद बालाकोट के अंदर भी देयर कंफ्यूजन क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो दैट्स नॉट ए वे, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव 24/7 ताकि उनकी जरूरत ना हो कि इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के ऊपर वो सीज फायर वायलेशन करे जी। करमरानिया, ग्रे लिस्ट से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से इसको बाहर निकालने में यूएसए का मदद करना, हाँ। इसके पीछे क्या है? ये यूएसए और इंडिया भी एक अच्छे दोस्त हैं। देखिए, यूएसए जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट लेके चलता है। ये यूएसए किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट लेके चलता है। और उस समय जब ये बात चल रही थी सोवियत संघ के साथ, रशिया के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही है, रशिया को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से एक समझौता किया कि आप हमें बेसेस दीजिए रिफ्यूलिंग के लिए, ताकि उनके जेट्स वगैरह लैंड कर सके वहाँ। तो वो जब समझौता हो गया तो इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया जी। तो अभी कल को सिचुएशन बदल जाती है तो अमेरिका विल टेल अगेन, जो FATF है कि भाई इसको दोबारा डालिए आप। लेकिन अगर आप इनकी हालत देखिए, बहुत दयनीय हालत है। और ये नेशन जो है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इट्स अ फेल्ड नेशन। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है, बीइंग ए न्यूक्लियर नेशन, अगर इनका न्यूक्लियर आर्सेनल गलत हाथों में पड़ जाता है देन इट्स ए कैटास्ट्रॉफी। और यूएसए जो है दे आर फुली अवेयर ऑफ दिस एंड आई एम श्योर दे वुड हैव टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स दैट दिस डजंट फॉल इन द हैंड ऑफ ये जो रेडिकल है या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जितनी भी तंजीमें हैं जो कर रही हैं जी। लेकिन करण पठालिया, जिस तरीके से वहाँ पे ISI, पाकिस्तान आर्मी और जो तंजीमें आपने जिक्र किया, उनका रोल रहता है, तो कहीं न्यूक्लियर का कमान उनको मिल गई तो ये इंडिया के लिए कितना घातक, अगर वर्ल्ड के लिए? मैं तो एक्सेस की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, अगर वो एक आधा बॉम्ब भी लेके निकल जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है, दे गॉट अबाउट, उनके पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। दे गॉट अबाउट 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अच्छा, ये कहाँ होंगे, ये स्ट्रेटेजिकली कहाँ लोकेटेड है, नोबडी नोज, उनको पता होगा। और ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रखे जाते हैं। अभी उनमें से अगर 1 या 2 बॉम्ब भी, कमांड को तो छोड़िए आप, कमांड का मतलब है कि 180 बम आपके डिस्पोजल पे हैं, लेकिन अगर ये 1 या 2 बम भी किसी तरीके से
अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसके बाद तो तबाही इट्स तबाही, बहुत बड़ी तबाही। इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी होली सोली चला रही है और फिर सीजफायर वायलेशन होती है, इंडिया को क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव होकर के चलना चाहिए देखिए, या फिर इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं, एक तो ये दिस हैज टू बी प्रोजेक्टेड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जी दिस इशू मस्ट बी टेकन एट द यूएन, ताकि हम ये कहें कि हम संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन संयम की भी एक सीमा होती है। जी तो ऐसी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन कर रहा है एंड दे मस्ट टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ इट, ताकि वहाँ से प्रेशर पड़े। और जो FATF है वो भी कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेगी। दूसरा, दैट इज एक्सटर्नल थिंग्स विच वी आर डूइंग इन ए डिप्लोमेटिक मैनर, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड के अंदर हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और हमारी जो इंटेलिजेंसीज हैं, they have another great role to play, and I'm sure they must be doing something, but then probably it has to be little more enhanced in whatever manner. जी, तो अब जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीजफायर कर रहा है एक लंबे अंतराल के बाद, तो ऐसे में पाकिस्तान अब चाहता क्या है? देखिए, पाकिस्तान चाहता कुछ नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया इज टू बिग ए नेशन फॉर देम। वो बहुत पीछे हैं हमसे इन एवरी फील्ड, इकोनॉमी के लिए ले लीजिए, वर्ल्ड रिकॉग्निशन में ले लीजिए, फोर्स पैरिटी की बात। बीच में बड़े शांत रहे थे। हाँ, मैं वही इलेक्शन भी है, इलेक्शन से ठीक पहले देखिए, इस समय वो अपनी गैलरी के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए खेल रहे हैं, और उनको आर्मी जो है वो अपनी इमेज पुख्ता करने के लिए एक नैरेटिव दे रही है कि हम जो हैं कश्मीर कॉज के अंदर पूरी तरह कमिटेड है, और उसके अंदर हमने तीनों फ्रंट जो है वो एक्टिव कर रखी हैं, नार्को टेररिज्म, terrorism and ceasefire violation, which is a new dimension which has been added now. So they are very clear, and पाकिस्तान लोगों की माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि उनको खुशी मिलती है कि देखिए जी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नेशन है, बिकॉज दे थिंक दे आर सुपीरियर पीपल विच दे आर नॉट। लेकिन उनको लगता है कि वो सुपीरियर रेस हैं। वो सुपीरियर रेस का जब आप ऐसा उनको नैरेटिव या ऐसा मैसेज देते हैं कि हम जो हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड वी आर कमिटेड। जी, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम तीनों एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। एक तो नार्को टेररिज्म, ये कितना डैमेज कर सकता है, एक टेररिज्म विद हाइब्रिड मिलिटेंस, हाइब्रिड टेररिज्म, और तीसरा सीजफायर। इन तीनों में से कौन पठानी साहब को खतरनाक लगता है? नार्को टेररिज्म को आई विल पुट इट प्रायोरिटी टॉप के ऊपर। ये हमारी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहा है। और आपको देखिए, यू डोंट हैव टू वेज ए वॉर। अगर आप किसी नेशन का यूथ जो है उसको खत्म कर देते हैं तो आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही है कि नार्को टेररिज्म के साथ एक तो अपना जो प्रॉक्सी वार है और ऑपरेशन टोपैक इन्होंने 89 में किया था उसको अचीव कर रहे हैं। दूसरा, नार्को के थ्रू उनके पास पैसा भी आ रहा है, और ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है बेसिकली आर्मी के पास और पॉलिटिशियन के पास। आप देखेंगे कि इनके जो पॉलिटिशियन और आर्मी जर्नल्स हैं उनकी हर जगह आपको बंगले मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज में। जी, इनके जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके अलग अलग जगह में इनके अपने अपने शानदार बंगले हैं। जी, तो पिस कौन रहा है इसमें? देश की जनता। जी, तो नार्को टेररिज्म को आई विल गिव दैट एंड वी मस्ट एलिमिनेट इट एंड लेट मी टेल यू इट्स पॉसिबल। जी, नार्को टेररिज्म के लिए हमारे पास वेयरविदऑल है, हमारे पास मीन्स हैं, और इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। टेररिज्म आस्ते आस्ते कंट्रोल में आ रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट जब थोड़ा और पुख्ता हो जाएगा, हमारी इंटेलिजेंस की जब थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, दिस विल कम इनटू कंट्रोल। लेकिन नार्को को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत डीप रूटेड हो रखा है, और इसके अंदर कौन कौन से लोग मुलब्बिस हैं मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए, होता क्या है नार्को टेररिज्म के, आपके पास ड्रग्स हैं, आपने एक्वायर की, कहीं से भी एक्वायर की, अफगानिस्तान से आई, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे पार्टी है जो उसको अंदर बेचती है, जी, एंड देन देयर इज ए पार्टी व्हिच रिसीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट। वो जो पार्टी है वो हमारे देश में बैठी हुई है, वो कश्मीर में बैठी हुई है। जी, और यहाँ से फिर वो पंजाब में बैठी है, पंजाब में बैठी है, बॉर्डर है। देखिए, कश्मीर के अंदर दोनों बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो ये दोनों जगह लगे हुए हैं। उड़ता पंजाब तो हो गया, तभी तो उड़ता जम्मू की बात भी हो रही है। बिल्कुल। तो ये इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। जी, जो अभी तक किया जा रहा है नार्को टेररिज्म पे, आप उससे संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाई? नो,
जितनी सख्ती होनी चाहिए नहीं हो नहीं हो रहा है। देखिए, मैं बड़ा खुश हुआ था जब मैंने एक बार देखा कि गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने SHO बुलाए थे। हाँ, और लोग हैरान थे कि ये SHO किस लिए बुलाए हैं। SHO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक SHO को पूरी खबर होती है चौकी के थ्रू या अपने सिस्टम के थ्रू कहाँ क्या क्या हो रहा है। और ये जो, अगर हम नैर्को की बात करते हैं, टेररिज्म की या ड्रग्स की जो सप्लाई है, अगर SHO को लेवल पे हम उनको एक्टिवेट करते हैं, बॉर्डर को हम मैनेज करते हैं, एक कड़ी कानूनी दंड रखते हैं जो बंदे पकड़े जाए, वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट लॉस। जी, जैसे अभी आप चले जाएं, ये जो अरब कंट्रीज हैं, अभी हमारे 10 बंदों को इन्होंने कतर ने दी थी ना फांसी की जो सजा है, तो देखिए वो क्या हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ फियर। हमारे यहाँ फियर नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो जब तक वो स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं बनेंगे, लोगों के अंदर डर नहीं बनेगा कि मेरे को ये गलत काम नहीं करने हैं, और ग्राउंड लेवल की, जैसे हम पॉलिटिक्स में बूथ लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें SHO और चौकी लेवल के ऊपर हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे ऑपरेटिव्स हैं, क्योंकि कोई तो लेता है ना, कौन पेडलर है, और कौन आगे कहाँ बेचते हैं, एंड इट कैन बी डन। मैं बड़ी देर से, देखिए मैं इस समय अगर हम कश्मीर की बात करें तो मैं बड़ी देर से ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस समय हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो एक आर्मी के जनरल, रिटायर्ड जनरल होने चाहिए। उसकी वजह है विनोद जी, आप चले जाइए अरुणाचल में, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जनरल पटनायक, आप लद्दाख में आ जाइए ब्रिगेडियर मिश्रा, और ये हमारी जो कश्मीर यूटी है ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो यहाँ पे अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अभी मिलिट्री प्रॉब्लम का जो आई वुड से परसेंटेज इज मच मोर देन ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो इस समय ये जरूरत है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आ जाएं आर्मी के, और एक उनके साथ एक एडवाइजर हो जो पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोऑर्डिनेट कर सके अंडर वन अम्ब्रेला। जी, बिकॉज इस समय अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, एंड जनरली दे डोंट शेयर बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू टेक क्रेडिट। तो इंटेलिजेंस शेयर नहीं हो रही है, यूनिफाइड कमांड यहाँ बनी हुई है बट फंक्शन नहीं है। तो ये सारी कमियां जब तक दूर नहीं होंगी, और ये सिर्फ नॉन नार्को टेररिज्म को बट दूसरे टेररिज्म को भी अफेक्ट करेंगी, एंड इट विल प्रोजेक्ट ए गुड इमेज लॉ एंड। अभी मैं आज सवेरे पढ़ रहा था ये जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी का पेपर में आया हुआ था जी, कि वो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है। जी, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है इस समय, कोई बात ही नहीं करता कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो, और 5 करोड़ लोग जो हैं जो पब्लिक डोमेन में वो आ चुके हैं। असम की जो सर मुस्लिम पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है वो 37% पहुंच चुकी है। तो अगर हम अभी भी सबक नहीं सीखते हैं ये जो इजराइल और हमास टेररिस्ट के बीच में हो रहा है, वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स। इंडिया हमेशा ही इजराइल का समर्थक रहा है, और कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं इंडिया में रह करके। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारी पहली वाली गवर्नमेंट थी वो भी बात करते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के बारे में। 2 नेशन बनने की, पैलेस्टाइन मस्ट हैव ए नेशन एंड इजराइल मस्ट हैव ए नेशन। लेकिन अगर आप देखें इनकी जो हमास की जो चार्टर है 1988 का जी, वो तो मानते को तैयार ही नहीं है। और अराफात जो थे, जब ओस्लो डिक्लेरेशन हुआ था तो अराफात भी 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, इजराइलियों को यहाँ से निकाला जाए और इनको समुद्र में फेंका जाए। तो ये उनका माइंडसेट है। इंडिया जो है टेररिज्म के खिलाफ है, बट बाद में अभी जो स्टेटमेंट आए थे कि दे आल्सो बिलीव इन दैट 2 नेशन थ्योरी, दैट पैलेस्टाइन मस्ट बिकम ए नेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट बैंक और गाजा ये 2 जगह हैं जहाँ पर ये पैलेस्टाइन वाले रह रहे हैं जी। वेस्ट बैंक के अंदर उसका जो एरिया है दैट इज अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर। गाजा का एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है, 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा जी। लेकिन यहाँ पे, और पॉपुलेशन इसकी 22 लाख है, उनकी कोई 33-40 लाख। अगर इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, इसराइल ने उसको छोड़ा नहीं था। वहाँ पे 3 जोन बने हुए हैं, A, B, C जी, और उसके अंदर ड्यूल कंट्रोल है। और कुछ एरिया जो है उन्होंने 22% एरिया जो है उन्होंने दिया हुआ है
कि आप इसको मैनेज कीजिए, बाकी के अंदर ड्यूल कंट्रोल है, कुछ इजराइल के अंदर है। 2005 में गाजा से देयर वाज नॉट ए सिंगल इजरायली, एवरीबडी हैड वेकेटेड, और उसके परिणाम आपने देखो जो 7 अक्टूबर को हुआ है। सो दैट्स अ शेयर टेररिज्म एंड ब्रुटैलिटी, तो दैट नो नेशन शुड टॉलरेट इट। अच्छा, दूसरे इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए अरब नेशन इस समय क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। ईरान जो है वो भी आगे नहीं आ रहा है, वो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, वेपन देता है पूरी तरह से, और उसके साथ ही जो हुती मिलिटेंट्स हैं या रेबल्स हैं वो भी मिले हुए हैं। लेकिन कोई भी कंट्री जो है 33 दिन हो गए हैं, nobody is committing that all Arab nations are going to get together and then they're going to wipe out the Israel, कुछ नहीं हो रहा है जी। तो ये चलता रहेगा। प्रधान साहब, आपने कहा कि एजेंसीज क्रेडिट लेने के लिए आपस में शेयर नहीं करती, इसका नुकसान खामियाजा देश को, नेशन को उठाना पड़ता है। आपने JNK की बात की। ये देखिए दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग की हम बात करते हैं जी, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं होता ये जी। फौज की अपनी इंटेलिजेंस है, पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है, IB अपनी लगी हुई है, उसके बाद CID की अपनी इंटेलिजेंस है, ये अपनी इंटेलिजेंस को कोलेट करते हैं। और कुछ हद तक if there is a system which is making all these agencies accountable, then some intelligence will be shared. जी। क्योंकि अगर मेरे पास खबर आती है तो फिर मैं आपको दे देता हूँ, देन आई सेड यार मेरा तो क्रेडिट खत्म हो जाएगा। और यूनिफाइड अगर कमांड के अंदर देयर इज ए वन कोऑर्डिनेटर, दैट मीन नोबडी कैन टेक द क्रेडिट ना, ही कोलेट्स द इंटेलिजेंस व्हिच हैज कम फ्रॉम ऑल द एजेंसीज, देन ही टेक्स ए डिसीजन कि क्या करना है। और जनरली ये जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स होते हैं 70 से 80% ये गलत होते हैं, ये फैब्रिकेटेड। 10-20% होते हैं जिसमें वो सच्चाई होती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ले लीजिए, तो और सबसे बड़ा सोर्स तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स जी, जो इनके बारे में खबर करे। वो कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक नहीं हो रहा है, ये आपको भी पता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं कर्नल पठानिया, हालात जो हैं एक मरतबा फिर करवट बदल रहे हैं। नॉट टू दैट एक्सटेंट। देखिए कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये देयर इज नो मैजिक वैंड कि मैंने जादू की छड़ी घुमाई और मिलिटेंसी खत्म होगी। इतने डीप रूटेड प्रॉब्लम है, इसके अंदर इतने स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व हैं जी। हर आदमी अपना फायदा देख रहा है। और मिलिटेंसी आपको तो पता है विनोद जी, दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंडस्ट्री इन द जम्मू एंड कश्मीर। जब ये इंडस्ट्री है तो उसके अंदर तो फिर सारे लोग इन्वॉल्व है ना, जो भी पावर में है। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सेपरेटिज्म खत्म हुआ है, आप मानते हैं? देखिए अलगाववाद, हाँ देखिए अलगाववाद की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये खत्म हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है जी। अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि क्या इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव है जी, और ये कितने एवरलास्टिंग होंगे, हाउ मच दे विल लीड, कि वेयर देयर इज ए टोटल पीस, ब्रदरहुड एंड ट्रैंक्विलिटी। वो सारा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो कैसे इकट्ठे होके इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो एनीबडीज गेस। थैंक यू कर्नल पठानिया, बहुत बहुत थैंक यू सर विनोद जी, इट इज ग्रेट ऑनर टू बी विद यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर। वेल, दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।